आज हम चालू करते हैं मैट्रिक ऑफ OSPF से। तो एक्चुअली हम अगर OSPF की मैट्रिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे OSPF का मैट्रिक बेसिकली आपका कॉस्ट होता है, ठीक है। तो मैट्रिक ऑफ OSPF आप कॉस्ट मानते हो। ये कॉस्ट कैलकुलेशन करने का एक तरीका भी इसमें होता है, थोड़ा सा ये इजी में होता है आपका। ये कॉस्ट अगर आप मतलब मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए अगर आप कॉस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उस केस में इसके लिए एक रूल होता है छोटा सा। आपका एक रेफरेंस बैंडविड्थ होता है डिवाइडेड बाय एक्चुअली ओरिजिनल बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। मतलब अगर आप फास्ट इथरनेट की लिंक यूज करते हो तो उस केस में आपका रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 100 Mbps आपका हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट आपका ये रेफरेंस बैंडविड्थ जो होता है ना, हंड्रेड Mbps होता है ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप इसे चाहो तो इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। तो अगर फास्ट इथरनेट के लिंक के बारे में अगर मैं बैंडविड्थ कॉस्ट चेक करने की कोशिश करूं तो फास्ट इथरनेट के केस में आपका क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कॉस्ट आपका 1 आएगा, जो कि आपका मैट्रिक होगा 1। इथरनेट जनरल इथरनेट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में आपका 100 डिवाइडेड बाई आपका 10 आएगा, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 10। सीरियल लिंक के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 100 डिवाइडेड बाई 1.54 Mbps होता है आपका, तो ये अराउंड आपका 64 आता है, ठीक है। तो ये जब भी आपका कैलकुलेशन होता है ना, उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपका वैल्यू किसी का कॉस्ट मान लो 63.5 या ऐसा कुछ आ गया तो इसे ये क्या करता है 64 काउंट कर लेता है, राउंड फिगर में ले लेता है। और फास्ट इथरनेट के बाद अगर आप कोई लिंक यूज करते हो जैसे जिगाबिट इथरनेट या फिर कोई भी लिंक यूज करते हो ना, तो जिगाबिट के केस में आपका ये होना चाहिए कि 100 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे ना तो आपका वैल्यू 0.1 आना चाहिए। तो इसको भी ये क्या करता है, राउंड फिगर बना के 1 जैसा यूज करता है। तो फास्ट इथरनेट, जिगाबिट इथरनेट और आपका 10 जिगाबिट हो गया, 40 जिगाबिट, सबके लिए आपका जो कॉस्ट होता है वो आपका सेम होता है। लेकिन अगर किसी केस में आपके पास हायर बैंडविड्थ आप यूज करते हो और आप बैंडविड्थ जो है ना आपका कॉस्ट वैल्यू जो है आप नहीं चाहते हो कि सबका सेम होना चाहिए, आप वेरी कराना चाहते हो, तो उस केस में आप ये जो आपके पास रेफरेंस बैंडविड्थ है इस रेफरेंस बैंडविड्थ को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करने के लिए आपको ये पैकेट ट्रेसर में चलेगा या नहीं चलेगा मेरे को नहीं पता। तो राउटर OSPF के प्रोसेस के अंदर आपको जाना होता है। उस प्रोसेस के अंदर आपका एक ऑटो कॉस्ट करके एक कमांड आपके पास आता है, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, ठीक है। उसके बाद आपका वैल्यू आप चाहो तो 500, 1000 इस तरह का कुछ भी वैल्यू आप चाहो तो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटा सा एक फॉर्मूला आपका होता है आपका OSPF का बैंडविड्थ जो आपका मैट्रिक आपका जो होता है कॉस्ट उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखने की जरूरत होता है कि फास्ट इथरनेट, जिगाबिट इथरनेट सबके लिए आपका बाय डिफॉल्ट जो कॉस्ट आपका सेम होता है 1 ही होता है। आप अगर उसे चेंज करना चाहते हो तो उस केस में आपका जो रेफरेंस बैंडविड्थ है उससे आप चेंज कर सकते हो। तो मैट्रिक में और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम क्या करेंगे, OSPF का कुछ नेबर प्रोसेस जो आपके पास है ना, नेबर प्रोसेस के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली इसका नेबर प्रोसेस आपका होता क्या है। उससे पहले एक नज़र हम डाल देते हैं इसमें एक्चुअली आपका मैसेजेस क्या होते हैं, उसके बाद आपका कुछ OSPF में स्टेट्स भी होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो OSPF मैसेजेस में आपके पास पहले होता है हेलो मैसेज, दूसरा आपके पास होता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, और जिसे हम DBD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट और LSR, लिंक स्टेट अपडेट, LSU और लिंक स्टेट, और एक आपके पास होता है लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट जिसे आप LSA भी बोलते हो, लेकिन वो डेटाबेस वाला LSA अगर आपने सुना होगा ये नहीं है। तो 5 मैसेज सबसे पहले आपके पास होते हैं और आपको पता है ये जो आपके पास 5 मैसेजेस होते हैं इसमें आपका हेलो मैसेज सबसे पहले आपका पास होता है, ताकि नेबरशिप बनाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए सबसे पहले आपका हेलो मैसेज से स्टार्ट होता है। जब भी आप कोई इंटरफेस को एनेबल कर देते हो OSPF में तो वहाँ से क्या है आपका एक हेलो मैसेज जो है वो आपका ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद आपके पास डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है, जो आपकी डिवाइस का जो डेटाबेस होता है ना, मैंने आपको बताया कि OSPF में आपका क्या जितने भी आपके पास डिवाइसेस है ना वो क्या करते हैं अपना एक जो है डेटाबेस खुद का बनाते हैं और उस डेटाबेस के अंदर अपना जितना भी कनेक्टेड नेटवर्क वगैरह है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं। तो वो जो डेटाबेस होता है ना उसकी डिस्क्रिप्शन मतलब वो डेटाबेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप मानोगे
तो आपके बारे में अगर मैं बात बताऊँ ना, तो आप अगर एक डेटाबेस हो ना, तो आपके डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपका सीवी। जब भी आप कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो ना, आप अपने बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन क्या करते हो, एक सीवी में चिपका देते हो, उसके बाद आप खुद डेटाबेस होते हो। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, डेटाबेस के लिए आपका क्या है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपका डेटाबेस डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। ये थोड़ा बहुत उसके बारे में आपका इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। उसके बाद आपका लिंक स्टेट रिक्वेस्ट होता है, जो आपका बेसिकली डेटाबेस को रिक्वेस्ट करने के लिए, मेरे पास अगर कोई डेटाबेस नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये डेटाबेस आपके पास हो तो आप दे दो, उसके लिए ये आपका यूज होता है, आगे हम देखेंगे। लिंक स्टेट अपडेट मतलब आपका जो भी आपका चेंजेस वगैरह नेटवर्क में होता है ना, नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो भी आपका डेटाबेस वगैरह जो भी आपका एक्सचेंज किया जाता है, वो आपका अपडेट की तरह ही भेजा जाता है, और उस मैसेज को आप यहाँ पे OSPF में क्या बोलते हो, लिंक स्टेट अपडेट। उसके बाद आपके पास एक लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट होता है, जैसे कि आपके पास मैंने आपको बताया था कि रिलायबिलिटी बजाय रखने के लिए, ठीक है, अगर किसी के पास आप कोई लिंक स्टेट अपडेट अगर आप भेज रहे हो, तो अपडेट भेजने के बाद उसके पास आपका अपडेट पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसे चेक करने के लिए उसको क्या होना पड़ता है, जो डिवाइस आपका अपडेट को रिसीव कर रहा है वो रिटर्न में क्या करता है, एक लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट आपके पास या फिर LS आपको भेज देता है। जिसका मतलब यही होता है कि आपने जो अपडेट आपने भेजा था उसने उसे रिप्लाई कर, मतलब उसके पास सक्सेसफुली आपका डिलीवर हो गया, उसे चेक करने के लिए, या फिर आप एक तरह से मान सकते हो रिलायबिलिटी बजाय रखने के लिए आपका ये जो है लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट मैसेज आपका काम करता है। तो सबसे पहले आपका पता है, आपको हेलो मैसेजेस कुछ होते हैं, जो हेलो मैसेज आपका एक्सचेंज किए जाते हैं, और हेलो मैसेज में कुछ आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, और अगर आपका वो पैरामीटर अगर दोनों डिवाइस की तरफ आपका सेम हो गया, तो उस केस में आपका क्या है, जो क्राइटेरिया आपका पैरामीटर्स का होते हैं हेलो मैसेज में, अगर वो मैच हो गया तो उस केस में क्या है, आपका जो नेबरशिप है वो आपका बन जाता है। अगर पैरामीटर्स आपका मैच नहीं होते हैं तो उस केस में आपका नेबरशिप नहीं बनते। तो यहाँ पे भी हेलो मैसेज की कुछ पैरामीटर या फिर क्राइटेरिया आपके पास है OSPF में, जैसे EIGRP में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे OSPF में आपका सबसे पहले क्राइटेरिया है एरिया नंबर शुड बी सेम, ठीक है। इसका मतलब यही है, अगर आपने यहाँ पे राउटर 1 और राउटर 2 आपने कनेक्ट करके रखा है, ये इंटरफेस और ये इंटरफेस पे आप OSPF चला के नेबरशिप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर 1 एरिया आप यूज कर रहे हो तो वहाँ यहाँ पे भी आप 1 यूज कर, मतलब आपको 1 ही यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 2 यूज कर रहे हो तो उस केस में आपका क्राइटेरिया मैच नहीं होगा और आपका नेबरशिप नहीं बनेगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास एक होता है आपका सेकेंड क्राइटेरिया। तो सेकेंड क्राइटेरिया आपका होता है, नेटवर्क में कुछ दिक्कत था क्या, ठीक है। तो आपका जो सेकंड क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया आपके पास होता है राउटर आईडी शुड बी यूनिक, ठीक है। राउटर आईडी शुड बी यूनिक मतलब आप अगर यहाँ पे राउटर 1 यूज करो, ये राउटर 2 यूज करो, यहाँ पे अगर आपने राउटर आईडी 1.1.1.1 रखा है तो यहाँ पे आप सेम नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे आपको राउटर आईडी कुछ अलग सा रखना पड़ेगा। आप चाहो तो 1.1.1.2 या फिर कुछ यूनिक होना चाहिए। जैसे आपका नाम यूनिक होता है ना, आपका रोल नंबर आपके क्लास में यूनिक होता है। आप अगर क्लास में जाओगे ना तो आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपके रोल नंबर पे सेम पे आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे भी आपका राउटर आईडी हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जो राउटर आईडी आप यूज करो, मतलब ये राउटर 2 जो राउटर आईडी यूज कर रहा है, सामने से वो राउटर आईडी को छोड़ के बाकी कोई भी राउटर आईडी से अगर मैसेज आ जाता है तो वो क्या करता है, आपका नेबरशिप जो है कौन कर लेता है। तीसरी क्राइटेरिया आपके पास होता है टाइमर शुड बी सेम, ठीक है। तो आपका डिफॉल्ट टाइमर जैसे हेलो आपका 10 सेकंड का होता है और आपका डेट टाइमर आपका होता है 40 सेकंड का, मैंने आपको बताया था। तो टाइमर के टाइम में भी मैंने आपको बताया था, इन दोनों के बीच नेबरशिप करने के लिए यहाँ पे भी अगर आपका हेलो 10 है और होल्ड डाउन 40 है, तो यहाँ पे अगर आपने हेलो 20 और होल्ड डाउन 60 है ऐसा कुछ कर दिया तो उस केस में आपका नेबरशिप नहीं बनेगा। दोनों तरफ आपका टाइमर सेम होना चाहिए। EIGRP में ऐसा नहीं था, लेकिन OSPF में आपका हेलो और होल्ड डाउन टाइमर दोनों डिवाइस के बीच सेम होना चाहिए, तो भी आपका नेबरशिप बन पाएगा। चौथी में आपके पास है, अगर आप कोई ऑथेंटिकेशन सेट करके रखे हो तो ऑथेंटिकेशन पैरामीटर शुड बी सेम, ठीक है। अगर आपने कोई पासवर्ड वगैरह सेट करके रखा है तो उस केस में आपका ऑथेंटिकेशन पैरामीटर आपका सेम होना चाहिए। और OSPF में आपका 3 तरह का ऑथेंटिकेशन होता है। एक आपका नॉल होता है, मतलब आप बाय डिफॉल्ट आपके पास नॉल ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब कोई भी ऑथेंटिकेशन आपका नहीं होता है। सेकंड में आपके पास प्लेन टेक्स्ट आता है, आप चाहो तो प्लेन टेक्स्ट सेट कर सकते हो, लेकिन EIGRP में नहीं था। और एक आपके पास है एनक्रिप्टेड करके, आप चाहो तो MD5 का पासवर्ड जो आपके है वो आप भी एनक्रिप्शन लगा के आप सेट कर सकते हो। फिफ्थ में आपके पास होता है सबनेट
and mask both should be same। ठीक है, EIGRP के टाइम भी मैंने ये लाइन लिखा था, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर सबनेट फील्ड भी होता है, मतलब आपके दोनों तरफ में जो आईपी यूज हो रहे हैं दोनों अगर सेम सबनेट के अंदर, मतलब दोनों के सबनेट के लिए वो आईपी अगर जनरल होते हैं या फिर नॉर्मल होते हैं, तो उस केस में भी आपका नेबरशिप हो जाता है। लेकिन OSPF के केस में आपके सबनेट मास्क और नेटवर्क आईडी दोनों तरफ आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो हेलो मैसेजेस भेजते हैं ना, EIGRP में क्या है, सिर्फ नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन आपके जाते हैं, लेकिन OSPF में जो हेलो मैसेज आपके ट्रांसमिट होते हैं उसके अंदर आपका सबनेट आईडी और उसके साथ साथ आपका जो सबनेट मास्क होता है, एग्जैक्ट सबनेट मास्क आपका एक्सचेंज किया जाता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हमेशा जब भी कोई हेलो मैसेज उनको रिसीव होता है वो उसे मैच करा लेते हैं। तो इसलिए OSPF के केस में आपका सबनेट और सबनेट मास्क दोनों सेम होना चाहिए। और ये जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया ना, आगे भी मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग के बारे में बताऊंगा, जो स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आप जब भी कोई डिवाइस में आपको कोई दिक्कत आ रहा है, मतलब OSPF का नेबरशिप नहीं हो रहा है, दूसरा एंड का बंदा भी आपको बता रहा है कि मैंने OSPF चला लिया इस एरिया के साथ, आप भी चेक कर रहे हो, तो उस केस में आप ये सारे पैरामीटर्स को अगर आपको याद है तो आप सडनली ट्रबल शूट कर सकते हो। पहले आपके दिमाग में आ जाएगा कि एरिया नंबर दोनों तरफ सेम है कि नहीं है, दूसरे तरफ राउटर आईडी आपका यूनिक है कि नहीं है, टाइमर्स आपका सेम है कि नहीं है, ऑथेंटिकेशन अगर सेट किया है तो पैरामीटर सेम है कि नहीं है, और सबनेट मास्क दोनों सेम है कि नहीं है। इतना ही चीज़ को अगर आप वेरीफाई कर लेते हो तो ठीक है, आपका नेबरशिप जो भी आपका अगर आपको दिक्कत है तो वो दिक्कत आपको दिख जाता है। नहीं तो आगे हम थोड़ा और देखेंगे उसके बारे में, स्टेट के बारे में जब देखेंगे तो अभी आपको और एक दो पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा क्या करते हैं, OSPF के कुछ स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, OSPF में टोटल आपके पास 7 स्टेट्स होते हैं। डाउन, इनिट, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग एंड फुल होता है। जब आपका एडजेसेंसी बन जाता है तो मैंने आपको बताया था ना, एक मैसेज आपको दिख रहा था लोडिंग टू फुल, आपका नेबर जा रहा था। तो अब हम थोड़ा देखेंगे कि ये जो आपके पास कुछ स्टेट्स है ना, इस स्टेट का एक्चुअली आपका कैसे किस तरह का ये काम करते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं पहले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डाउन स्टेट के बारे में। ठीक है, डाउन स्टेट में बेसिकली आपका क्या है कि आपने एक डिवाइस के ऊपर आपने OSPF चला लिया, R1 के ऊपर आपने OSPF चला लिया, लेकिन ये इंटरफेस आपका शटडाउन पड़ा है, या फिर ये इंटरफेस आपका जो जिस डिवाइस के साथ कनेक्ट है वो शटडाउन पड़ा है, या फिर इंटरफेस पे आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वायर वगैरह नहीं लगा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, नेबरशिप आपका शटडाउन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, आपका डाउन स्टेट दिखाएगा। इसीलिए क्योंकि आप जिसके ऊपर आप जिस इंटरफेस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, OSPF एनेबल करने के लिए जा रहे हो, वो इंटरफेस आपका शटडाउन पड़ा है, इसलिए ये आपको डाउन दिखाता है। नेक्स्ट स्टेट आपके पास आता है जब भी आप OSPF एनेबल कर लेते हो और आपका पोर्ट जो है ना वो भी आपका नो शटडाउन आपने चला लिया या फिर पोर्ट को ऑफ आपने ला लिया, तो उसके बाद आपके पोर्ट क्या करता है, सडनली OSPF एनेबल होते ही इनिट स्टेट में आ जाता है, और इसको इनिशियलाइजेशन स्टेट भी आप बोलते हो। इनिट स्टेट में बेसिकली क्या होता है, आपके जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये डिवाइसेस हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। ये एक हेलो भेजेगा, ये भी एक हेलो भेजेगा, लेकिन ये जो हेलो मैसेज आपका एक्सचेंज किया जाता है ना, इस हेलो मैसेज में कुछ पैरामीटर्स ये लेके जाते हैं साथ में। जैसे हेलो का पैरामीटर मैंने आपको बताया था, जैसे जो पैरामीटर आपके 5 पैरामीटर मैंने बताया, उसमें से अगर कोई पैरामीटर है तो सारे इंफॉर्मेशन आपके एक्सचेंज होते हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर आपका क्या होता है, इंटरनेट हेडर में आपका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के इन्फॉर्मेशन आपके पास होते हैं। ये हेलो आपका डेस्टिनेशन आईपी 220, सॉरी मैं पहले OSPF का हेलो आपका लिख लेता हूँ। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये राउटर आईडी के इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। उसके बाद आपका एक एक्टिव नेबर करके आपका फील्ड होता है। ये फील्ड बेसिकली आपका बताता है इस इंटरफेस में कोई नेबर आपका एक्टिव है कि नहीं है। ये फील्ड बेसिकली इस वाले मैसेज पे आपको एम्प्टी देखने को मिलता है। ठीक है, जब आपका इनिशियली इनिट स्टेट में जब आपका हेलो एक्सचेंज किया जाता है उसमें आपका कोई एक्टिव नेबर वाला फील्ड में कोई आपका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमने कोई नेबरशिप नहीं बनाया।
एक बार सक्सेसफुल कोई नेबर बन गया तो उसके बाद तो ये वाला फील्ड जो है ना, इसको हम एंट्री कराएंगे ना, इसमें इन्फॉर्मेशन डालेंगे ना। तो मेरे को पता नहीं आगे वाला डिवाइस क्या है, उसका राउटर आईडी क्या है, वो कौन से वाला इंटरफेस पे कनेक्ट है, मेरे से रीचेबल है कि नहीं है, उसने ओएसपी पे एनेबल किया है कि नहीं है, कि कुछ भी मेरे को पता नहीं, तो अपने आप कैसे मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए जैसे आपका होता है ना, जब आप अगर अनमेरिड हो और आपका लॉब वगैरह का कोई चक्कर नहीं, अगर आपको कोई पूछ रहा है आपका पार्टनर का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, मेरा कोई नहीं। तो इसी तरह का सेम चीज़ आपका होता है। एक्टिव नेबर वाला फील्ड इनिशियली इनिट स्टेट में आपका क्या होता है, एम्प्टी होता है। उसके बाद इसमें आपका हेलो का जो भी जितने भी आपके पास पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स आपके मतलब अटैच किया जाता है। तो राउटर 1 की जो है ना, राउटर आईडी में 1 ले, ये आपका ओएसपीएफ का जो हेलो मैसेज है वो आपका हो गया, हेलो पैरामीटर सब यहाँ पे आ गए। उसके बाद ये क्या होता है, आपका आईपी हेडर को दे दिया जाता है। तो आईपी इसमें क्या करता है, आपका सोर्स आईपी मान लो ये 12.1 था, ये 12.2 था, तो ये क्या करता है 12.1 सोर्स आईपी लगाएगा और 224.0.0.5 करके जो आपका मल्टीकास्ट एड्रेस था ना, वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे ये क्या करेगा, मैसेज को आगे दे देगा। R2 भी सेम करेगा, अपने राउटर आईडी के इन्फॉर्मेशन में 2.2. आपने जो भी राउटर आईडी सेट करके रखा था वो राउटर आईडी की इन्फॉर्मेशन अटैच कराएगा, और एक्टिव नेबर फील्ड को भी ये क्या कराएगा, आपका एम्प्टी कराएगा, और उसके साथ साथ हेलो पैरामीटर अपना जो भी है उसको दे देगा। अभी ये जो दोनों का मैसेज एक्सचेंज हो जाएगा, उसके बाद R2 क्या करेंगे, सबसे पहले ये लोग राउटर आईडी के इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, यूनिक है कि नहीं देखेंगे। उसके बाद जो भी आपका हेलो पैरामीटर्स है ना, सारे हेलो पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया था 5 पैरामीटर्स चेक करेंगे, सब कुछ सही है तो ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, सब कुछ सही है तो उसके बाद ये जो राउटर आईडी था ना, इस राउटर आईडी को R2 क्या करेगा, अपना नेबर मान लेगा। ठीक है, अभी जो आपके पास इनिशियल स्टेट या फिर इनिट स्टेट में था, इनिट स्टेट में आपका एक्टिव नेबर फील्ड आपका एम्प्टी था, और इन्होंने इसी स्टेट में ही जितने भी आपका हेलो का पैरामीटर्स था, सब पैरामीटर्स को इन्होंने मैच कर लिया। मैच करने के बाद ये क्या करते हैं, एक दूसरे को नेबर मान लेते हैं। ठीक है, और नेबर मानने के बाद ये क्या करते हैं, सडनली आपका जो थर्ड स्टेट होता है ना, 2A स्टेट आपके पास होता है, ये 2A स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, और 2A स्टेट के अंदर फिर से ये क्या करते हैं, सेम हेलो मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। ये R1 भी क्या करेगा, हेलो मैसेज एक्सचेंज कराएगा, R2 भी आपका हेलो मैसेज एक्सचेंज कराएगा। ठीक है, लेकिन इस हेलो मैसेज में आपका क्या होता है, थोड़ा आपका चेंजेस होता है। जो आपका एक्टिव नेबर वाला फील्ड था ना, ये एक्टिव नेबर वाला फील्ड R1 क्या करेगा, एक्टिव नेबर वाले फील्ड में जो R2 से मैसेज आया था ना, पहली बार जो हेलो एक्सचेंज किया गया था, उसमें जो राउटर आईडी उसे मिला था, उस राउटर आईडी को ये यहाँ पे एक्टिव नेबर वाले फील्ड में डालेगा। R2 भी सेम करेगा, एक्टिव नेबर वाले फील्ड में क्या करेगा, R1 की इन्फॉर्मेशन को डालेगा, और ये क्या करेंगे, अपने जो हेलो मैसेज है ना, उस हेलो मैसेज को ये क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, और दोनों के दोनों क्या बनेंगे, आपका जो प्योर नेबर है वो प्योर नेबर बन जाएंगे। तो इस केस में आपको एक दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है, आपका ओएसपीएफ में एक आपका मतलब आपके इंटरव्यू वगैरह में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक दिक्कत भी आपको रियल टाइम में देखने को मिलते हैं। एक स्टॉक इन एक्टिव स्टेट करके आपको एक सॉरी एक्टिव मैंने बोल दिया बीजीपी के लिए, इन इनिट स्टेट। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आपको दिखता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका नेबरशिप जो है ना इनिट स्टेट में स्टक हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो है ना डिवाइसेस के बीच ये जो आपका हेलो मैसेज और ये जो आपका हेलो मैसेज एक्सचेंज किए गए हैं, तो उस केस में क्या है, हो सकता है कि R1 ने हेलो मैसेज तो भेजा था, लेकिन ये हेलो मैसेज R2 तक रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन R1 ने हेलो मैसेज किसका रिसीव कर लिया, R2 का रिसीव कर लिया, लेकिन खुद जो उसने हेलो मैसेज भेजा था ना, तो वो हेलो मैसेज क्या है आपका R2 के पास रिसीव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेप के लिए R2 बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे तो हेलो मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। R2 क्या करेगा, इसमें आपने एनेबल करके रखा है ओएसपीएफ, तो ये बार बार क्या करेगा, आपका हेलो मैसेज भेजता रहेगा, और इसके पास जब ये हेलो मैसेज बार बार आएंगे तो उसके आगे और कोई मैसेज नहीं आ रहा है, और ये भी हेलो मैसेज बार बार भेज रहा है, और ये हेलो मैसेज R2 को रिसीव ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में R1 के पास अगर आप जाके देखोगे तो ये क्या होता है, आपका इनिट स्टेट में स्टॉक हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपका इंटरव्यू वगैरह में आपका ये पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर सडनली आप दे सकते हो कि जो हेलो मैसेज मैं अपने नेबर की तरफ, मेरे नेबर से मेरे को हेलो मैसेज मिल गया, लेकिन जो हेलो मैसेज मैं अपने नेबर को दे रहा हूँ ना, वो हेलो मैसेज कहीं ना कहीं पे दिक्कत की वजह से उसे रिसीव नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं खुद को क्या किया हूँ, इनिट स्टेट में स्टॉक कर लिया हूँ। तो ये आपका 2A स्टेट में आपका बेसिकली एक्टिव नेबर फील्ड के साथ आपका हेलो मैसेज जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका फोर्थ स्टेट में आ जाता है आपका डिवाइस। फोर्थ स्टेट में आपका क्या है, एक्स्ट्रा स्टेट होता है। इसमें बेसिकली आपके यही से एक्स्ट्रा स्टेट ही आपका क्या है, आपका जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है ना, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के जो आपके पास मैसेजेस होते हैं वो आपके एक्सचेंज किया जाता है। सबसे पहले एक्स्ट्रा स्टेट में ये डिवाइसेस आपके क्या करते हैं,
ये नॉल बीपीडी जो सॉरी नॉल डीपीडी जो होता है ना, नॉल डीपीडी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, नॉल डीबीडी या फिर आप एम्प्टी डीबीडी मान सकते हो। बेसिकली ये डिवाइसेस क्या करते हैं, आपका नॉल डीबीडी एक्सचेंज करते हैं। तो नॉल डीबीडी नॉल या फिर नॉल डेटाबेस डिस्क्रिप्शन एक्सचेंज करने का यहाँ पे दो इरादा होता है। सबसे पहला इरादा होता है आपका एमटीयू मैच कराना, दूसरी चीज आपका एक होता है मास्टर स्लैब इलेक्शन। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होता है, अब देखो सबसे पहले अगर दोनों तरफ जो दो आपका नेबर है ना, नेबरशिप बनाने के लिए आपका दोनों इंटरफेस का एमटीयू भी आपका वैल्यू जो है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर दोनों मतलब इस वाले इंटरफेस पे अगर आपने एमटीयू जो है 1000 MB पे सॉरी बाइट्स का आपने सेट कर लिया, यहाँ पे आपने 1500 बाइट का सेट कर लिया, तो उस केस में आपका नेबरशिप नहीं बनेगा। OSPF के केस में ये हेलो पैरामीटर के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ आपका क्या है, एमटीयू वैल्यू जो है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर दोनों तरफ आपका एमटीयू वैल्यू सेम नहीं है, अगर गलत हो गया, तो उस केस में आपका नेबरशिप आपको कहां पे स्टॉक होता है वो आपको देखने को मिलेगा, एक्सटार्ट स्टेट में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। और कभी कभी आपके नेबरशिप में अगर आपको ये भी देखने को मिलता है, तो उसका मतलब आपको क्लियर पता होना चाहिए कि दोनों तरफ से जो एमटीयू वैल्यू है इंटरफेस का वो कहीं ना कहीं पे गलत है, मतलब कहीं ना कहीं पे चेंजेस है, मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको ये दिक्कत देखने को मिलता है। और इंटरव्यू में भी आपको ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि आपके डिवाइस कब स्टक हो जाता है आपका एक्सटार्ट स्टेट में। ठीक है, और उसके बाद आपका ये वाला स्टेट में आपके पास एक मास्टर स्लैब इलेक्शन होता है। इस स्टेट में जब भी आपके नॉल डीबीडी मतलब एक्सचेंज किए जाते हैं ना, तो उस केस में एक्चुअली आपका क्या होता है, इस नॉल डीबीडी के अंदर आपके कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ फ्लैग्स इसमें ऑन किया जाता है। उसके बाद आपके पास मास्टर स्लैब के लिए आपके पास फ्लैग वगैरह जो भी है वो आपका एक्सचेंज किया जाता है। तो इसमें एक्चुअली बेसिकली नॉल डीबीडी के अंदर कुछ फील्ड आपके पास होता है, जो कि मेन फील्ड आपके पास होता है। एक इनिट फ्लैग करके आपके पास होता है जो कि आपका ऑन होता है। उसके बाद आपका एक मोर फ्लैग होता है, मोर डीबीडी जिसे हम बोलते हैं, ये आपका ऑन किया जाता है। तीसरी ऑप्शन में आपके पास होता है एक मास्टर स्लैब, मास्टर स्लैब भी आपके पास ऑन होके जाता है। मास्टर स्लैब ऑन होने का मतलब यही है कि मास्टर स्लैब इलेक्शन के लिए मैं रेडी हूं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके ऑन होके जाते हैं। उसके साथ साथ आपका एमटीयू वैल्यू जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, जो भी बाय डिफॉल्ट अगर आपका 1500 है तो डिवाइस आपका एमटीयू वैल्यू भी एक्सचेंज कराएगा। उसके बाद आपका एक सीक्वेंस नंबर आपका यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी आपका 1 2 3 4 कोई भी आपका सीक्वेंस नंबर आपका हो सकता है, ये एक्सचेंज किया जाता है। उसके साथ साथ आपका क्या है, एक राउटर आईडी आपका होता है, आपके डिवाइस का जो राउटर आईडी वो आपका एक्सचेंज किया जाता है। जो भी राउटर आईडी खुद का होगा उसी राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन आपके एक्सचेंज किया जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास सीक्वेंस नंबर होता है ना, ये सीक्वेंस नंबर आपका एक्चुअली ये मैंने डेसिमल फॉर्मेट में लिखा है, ये डेसिमल फॉर्मेट में नहीं होता है, आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। और ये आपका 4 हेक्सा डिजिट में आपके पास होता है, मतलब ये 60 बीट का इंफॉर्मेशन आपके पास होता है। ठीक है, और ये सीक्वेंस नंबर बेसिकली आपका क्या होता है, ये जो आपका इलेक्शन होता है ना मास्टर स्लैब में, एक्चुअली एक सेगमेंट के बेसिस पे होता है। ये आपके लिए एक लेयर 3 का सेगमेंट हो गया, और इस लेयर 3 सेगमेंट में आपके पास 2 डिवाइसेस कनेक्ट है। इस 2 डिवाइसेस की जो आईपी है ना, या सॉरी 2 डिवाइस में जो आपका सॉरी एक सेगमेंट में जो आपका 2 डिवाइस कनेक्ट है ना, उसमें से जिसका राउटर आईडी सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका मास्टर बनेगा। ये भी एक्सचेंज कराएगा नॉल डीबीडी, जिसमें मास्टर स्लैब का ये वाला फ्लैग ऑन होगा, ये भी एक्सचेंज कराएगा जिसमें आपका ये वाला फ्लैग ऑन होगा। तो दोनों क्या करेंगे, खुद को नेगोशिएट कराएंगे, खुद की इन्फॉर्मेशन को चेक कराएंगे, और चेक करने के बाद इसका मान लो राउटर आईडी 1 था, इसका राउटर आईडी आपका 2 था, तो इस केस में राउटर 2 का राउटर आईडी आपका हाई हो गया, तो उस केस में राउटर 2 आपका मास्टर बन जाएगा और राउटर 1 आपका क्या होगा, स्लैब बन जाएगा। और मास्टर स्लैब बन जाने के बाद इसमें और एक चीज आपका एमटीयू जो आपका होता है ना, एमटीयू मिसमैच वगैरह जो भी चेक करना है वो भी इंफॉर्मेशन आपका चेक किया जाता है। और उसके बाद एक बार आपका मास्टर और स्लैब का इलेक्शन हो गया, फिर क्या होता है, आपका डेटाबेस डिस्क्रिप्शन जब भी एक्सचेंज किया जाता है ना, तो आपके राउटर 1 भी क्या करेगा, राउटर 2 की जो सीक्वेंस नंबर है ना, इस सीक्वेंस नंबर को यूज करके ये क्या करते हैं, आपका जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन है उसको एक्सचेंज करते हैं। मतलब दोनों सेगमेंट के लिए जब भी आपका नेक्स्ट जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन आपका एक्सचेंज किया जाएंगे, उसमें क्या होगा, जो आपका मास्टर बना होगा उसने जो सीक्वेंस नंबर अटैच किया होगा इसके साथ, उसी सीक्वेंस नंबर को ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों यूज करेंगे। स्लैब भी आपका उसी सीक्वेंस नंबर को यूज करेगा जब भी कोई डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का मैसेज वगैरह आगे भेजेगा। ठीक है, उसके बाद आपके डिवाइसेस क्या करते हैं,
एक्सचेंज स्टेट में आपका आ जाते हैं। अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, फिफ्थ वाला स्टेट आपके पास जो है एक्सचेंज वाला। तो एक्सचेंज स्टेट में बेसिकली आपका क्या होता है, जो रियल डेटाबेस डिस्क्रिप्शन आपके पास होता है ना, वो आपका एक्सचेंज किया जाता है। एक्सट्रैक्ट स्टेट में मैंने आपको बताया नॉल डीबीडी, जिसमें आपका डेटाबेस का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, बस खाली इंफॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ बस एमटीयू वगैरह जो फील्ड उसमें होता है, हेडर, जो डेटाबेस का हेडर आप मान सकते हो। जैसे आप जाते हो ना, आप कोई लिफाफा वगैरह आप लिखते हो, या फिर आप अपना सीवी वगैरह लिखते हो, तो सीवी के ऊपर आप अपना हेडर, अपना इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत डाल के एक हेडर डाल देते हो, उसके बाद अपना जो भी सीवी का इन्फॉर्मेशन आप लिखते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ये क्या करता है, सिर्फ हेडर के इन्फॉर्मेशन आपके नॉल डीबीडी की तरह आपका एक्सचेंज किया जाते हैं। किसमें, एक्सट्रैक्ट वाले स्टेट में। फिर एक्सचेंज स्टेट में जब आपका एक्सट्रैक्ट वाले स्टेट में सब कुछ जब आपका सक्सेस हो जाता है, फिर एक्सचेंज स्टेट में डिवाइड जाते हैं, और एक्सचेंज स्टेट में क्या करते हैं, जो ओरिजिनल या फिर रियल डीबीडी आपके पास होता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, वो एक्सचेंज किया जाता है आपका। तो एक्सचेंज स्टेट में आपके डिवाइस क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ओएसपीएफ में आपका एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में आपके डिवाइस क्या करते हैं, आपके खुद का क्या करते हैं, लिंक एक्सचेंज नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपना खुद का जो भी जितना भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, जितने भी नेटवर्क है आप ओएसपीएफ में एनेबल कर रहे हो, उस सारे इंफॉर्मेशन को लेके एक डेटाबेस बनाते हैं। अब देखो, R1 में एक एक्स नेटवर्क का एक LAN कनेक्ट है, ठीक है, और इसको भी आपने ओएसपीएफ में एनेबल कराया, इसको भी आपने ओएसपीएफ में एनेबल कराया। अभी यहाँ पे और एक आपका R3 कनेक्ट है। R3 में आपके पास एक वाई नेटवर्क आपका कनेक्ट है, इसमें भी आपने ओएसपीएफ में इसको एनेबल कराया, और इसको भी कराया, इसको भी ओएसपीएफ में एनेबल कराया। तो ये क्या करेंगे, आपके R1 और R3 के बीच आपका नेबरशिप हो जाएगा। नेबरशिप होने के बाद क्या होगा आपका, ओएसपीएफ एनेबल करते ही R3 क्या करेगा, अपना डेटाबेस जो है वो बनाएगा। मान लो ये आपका राउटर आईडी था 3.3.3.3, ये R3 का डेटाबेस हो गया। इसके अंदर ये क्या करेगा, ये मान लो आपने 13 का नेटवर्क यूज किया था, 13.1, और ये आपका 13.2 ऐसा कुछ आईपी था। तो ये क्या करेगा, आपका वाई नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इसमें डालेगा, और 13 की नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। और ये हो गया किसका डेटाबेस, आपका R3 का डेटाबेस। R1 भी क्या करेगा, अपना खुद का एक राउटर आईडी के नाम पे एक डेटाबेस बनाएगा, उस डेटाबेस के अंदर अपना खुद का जो एक्स नेटवर्क कनेक्ट है, एक्स के इन्फॉर्मेशन डालेगा, और ये मान लो 12.1 था, 12.2 था, तो 13 की नेटवर्क को डालेगा और 12 का नेटवर्क, और ये आपका डेटाबेस टोटल आपका R1 का डेटाबेस बन गया। R2 भी सेम चीज कराएगा, R2 में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ये क्या कराएगा, 2.2.2.2 डेटाबेस का नाम होगा, और इसमें 12 का नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन ये डालेगा, और ये अपना डेटाबेस ये खुद का भी बना लेगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, ओएसपीएफ के केस में आपका लिंक्स एक्सचेंज नहीं किया जाता है, आपके क्या किया जाता है, आपके डेटाबेसेस जो है ना वो आपका एक्सचेंज किया जाता है। तो इस केस में क्या है, जब आपका डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होगा ना, उस डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐसा है कि मैं अगर कोई डिस्क्रिप्शन आपको डेटाबेस का देना चाहता हूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपने जितने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, अपना डेटाबेस का नाम लिखूंगा। जैसे यहाँ पे R1 क्या करेगा, अपना डेटाबेस का लिस्ट एक बनाएगा, ठीक है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखेगा कि डेटाबेस 1 ये है, फिर ये दिखाएगा डेटाबेस 2 कौन सा डेटाबेस है, इसको R3 ने अपना डेटाबेस एक्सचेंज मतलब सेंड किया होगा। तो ये डेटाबेस 2 के इन्फॉर्मेशन में R3 का जो डेटाबेस का नाम है ना, ये डेटाबेस का नाम ये क्या कराएगा, एंट्री कर लेगा। और इनके जो खुद के ओएसपीएफ के जो डेटाबेस का एंट्री होता है ना, उस एंट्री में सबसे पहले डिवाइसेस के डेटाबेस का जो एंट्री होता है, खुद का डेटाबेस का नाम ही होता है उसमें बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो R3 के पास 3 का होगा, R1 के पास 1 का होगा डेटाबेस के लिए एंट्री, और R2 के पास ये 2 का इन्फॉर्मेशन होगा जो खुद का होता है। अपने ओएसपीएफ का जो डेटाबेस का लिस्ट होता है उसके अंदर ये सबसे पहले क्या करते हैं, खुद के इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, क्योंकि दूसरे डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन अभी तक इनके पास कोई रिसीव नहीं हुआ है। फिर क्या होता है, जब ये खुद का डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो टेबल को अपडेट करते हैं। अभी क्या होगा, जब ये डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन आपका एक्सचेंज किया जाएगा ना, तो आप मान लो कि R3 और R1 के बीच आपका नेबरशिप एडजेंसेंस आपका सब कुछ बन गया है, ठीक है। इसीलिए अभी R1 के पास इंफॉर्मेशन है कि और एक भी डेटाबेस ओएसपीएफ से मेरे को रिसीव हुआ है, ये 2 डेटाबेस के इंफॉर्मेशन R1 के पास है। अभी आपके एक्सचेंज स्टेट में आपका बेसिकली क्या होता है, R1 क्या करेगा, एक डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेजेगा। उस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये क्या लिखेगा R1 कि मेरे पास 2 डेटाबेस है 1 और 3, और ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके इंफॉर्मेशन ये किसके पास भेज देगा, R2 के पास भेज देगा। और R2 क्या करेगा, अभी अपने डेटाबेस को ओएसपीएफ के डेटाबेस को सबसे पहले चेक कराएगा। अपने डेटाबेस में इसे इंफॉर्मेशन मिला कि सिर्फ मेरे पास 2 वाला इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इसने ये वाला जो मैसेज इसको रिसीव हुआ ना डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर इसको मिला कि 1 और 3 2 नया डेटाबेस मेरे पास रिसीव हो रहे हैं। तो ये क्या कराएगा, तो ये अपना डेटाबेस जब चेक कराएगा, चेक करने के बाद फिर क्या करेगा,
एक नेक्स्ट स्टेट आपके पास आ जाएगा लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट में क्या होगा, डिवाइस आपका जो R2 है ना, ये अभी क्या करेगा, अभी एक रिक्वेस्ट भेजेगा R1 के पास। क्या रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन आपने मेरे पास भेजा, जिसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन लिखा था कि 1 और 3 डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो 1 और 3 मेरे पास नहीं है, आप मेरे को 1 और 3 डेटाबेस शेयर कर दो मेरे साथ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ये भेजेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर सकता हूं ना, आप देखो आपके पास कुछ बुक्स होते हैं, ठीक है, मेरे पास था CCNA वॉल्यूम 1, CCNA वॉल्यूम 2 और CCNP वॉल्यूम 1, CCNP वॉल्यूम 2 और CCI वॉल्यूम 1, मेरे पास 5 बुक थे। तो आपके पास, आपने देखा कि आपके पास CCNA वॉल्यूम 1 था, तो मैंने एक पेपर बनाया, जिस पेपर में एक लिस्ट में मैंने लिखा कि मेरे पास कितने बुक्स है। मैंने क्या लिखा, मेरे पास CCNA वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, CCNP वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, CCI वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 मेरे पास है। तो मैंने ये जो लिस्ट मैंने लिखा, ये लिस्ट आपका हो गया डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, और ये पेपर को मैंने आपके तरफ भेज दिया। आपने उस पेपर को लेने के बाद अपने लाइब्रेरी में आपने चेक किया कि आपके पास सिर्फ CCNA वॉल्यूम 1 बुक है, तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि भाई मेरे पास सिर्फ CCNA का वॉल्यूम 1 है, तो आप एक काम करो ना, मेरे को CCNA वॉल्यूम 2 वाला बुक और CCNP का 2 बुक और CCI का जो बुक आपके पास है वो आप मेरे को दे सकते हो क्या। तो आप मेरे को फिर क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे भी आपका सेम चीज होगा। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मीन्स राउटर्स यही एक्सचेंज करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा डेटाबेस मेरे पास अवेलेबल है, दूसरे को ये बताएंगे। फिर दूसरे के पास अगर वो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, लोडिंग वाले स्टेट में एक लिंक स्टेट आपके पास जो होता है ना, रिक्वेस्ट, ये मैसेज भेजेगा डेटाबेस के लिए। तो R2 अभी के लिए क्या करेगा, आपका लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा, किसके लिए, इस डेटाबेस के लिए और इस डेटाबेस के लिए, क्योंकि R2 के पास ये 2 डेटाबेस अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसी लोडिंग स्टेट में ही R1 क्या कराएगा, आपका एक लिंक स्टेट अपडेट भेजेगा। इस अपडेट में ये क्या करेगा, आपका मतलब R2 की तरफ भेजेगा कि ये दो जो आपका प्योर डेटाबेस होते हैं ना, उस डेटाबेस को ये क्या कराएगा, आपका एक्सचेंज कर लेगा। फिर उसके बाद ये डेटाबेस जब R2 को मिल जाएगा, R2 उसके अंदर चेक करेगा, डेटाबेस के अंदर उसको नेटवर्क मिले होंगे। कौन सा नेटवर्क मिला होगा, R2 के पास जब 1.1.1.1 आपका डेटाबेस मिल जाएगा ना, तो R2 चेक करेगा 1.1.1.1 डेटाबेस के अंदर क्या है, उस डेटाबेस के अंदर उसे ये नेटवर्क के इंफॉर्मेशन मिलेंगे, X, 13 और 12। उसमें ये चेक करेगा 12 तो मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो अपडेट करने की जरूरत नहीं, और X और 13 नेटवर्क को अपने राउटिंग टेबल में अपडेट करा लेगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट डेटाबेस जो है 3.3.3.3 को भी ये खोलेगा। खोलने के बाद उसे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिलेगा Y की नेटवर्क को और 13 की नेटवर्क को। फिर ये देखेगा 13 नेटवर्क तो मेरे से ऑलरेडी अपडेटेड है, तो Y मेरे से अपडेट नहीं है, तो Y को ये क्या कराएगा, आपका राउटिंग टेबल में जो है अपडेट करा लेगा। फिर ये डिवाइसेस आपके क्या होंगे, आपके जो फुल स्टेट है ना, उस फुल स्टेट के अंदर आपका आ जाएंगे और एडजेसेंसी बन जाएंगे। इसलिए उस दिन जब मैंने आपको लास्ट टाइम जब नेबरशिप बना के दिखा रहा था, आपको दिखा रहा था लास्ट में कि लोडिंग स्टेट से आपका फुल स्टेट में आपके डिवाइस कैसे आते हैं। तो इसको एक छोटा सा रिवाइज की तरह मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डाउन स्टेट मतलब आपने जिस पोर्ट के ऊपर आपने एनेबल करके रखा है OSPF, वो पोर्ट आपका शटडाउन पड़ा है या फिर बंद पड़ा है, कुछ भी हुआ है दिक्कत, इसलिए वो आपका डाउन स्टेट में पड़ा है। एक बार आपका पोर्ट अप है और आपने नेटवर्क कमांड भी चला लिया, उसके बाद सडनली आपके डिवाइस क्या है, सॉरी आपका पोर्ट क्या है, आपका इनिशियल स्टेट या फिर इनिट स्टेट में आ जाते हैं। इनिट स्टेट में आपका कुछ हेलो मैसेजेस एक्सचेंज किया जाता है और उस हेलो मैसेज में आपका एक्टिव नेबर वाला जो फील्ड होता है वो आपका एम्प्टी होता है। इसलिए होता है क्योंकि आपके डिवाइसेस को पता नहीं होता है कि आगे जो डिवाइस मेरा कनेक्ट है उसका राउटर आईडी एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, फिर एक बार आपका ये हेलो मैसेज एक्सचेंज हो गया, मतलब एक डिवाइस ने दूसरे को भेज दिया, दूसरा का भी रिसीव हो गया, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, आपका 2A स्टेट में आ जाते हैं। 2A स्टेट में भी आपका सेम हेलो मैसेजेस एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन डिफरेंस यही होता है कि इस हेलो मैसेज में आपका एक्टिव नेबर वाले फील्ड में दूसरे वाला डिवाइस जो मेरे सामने कनेक्ट है उसका राउटर आईडी मेंशन किया जाता है और आपका एक्सचेंज किया जाता है। तो अभी आपका जितने भी पैरामीटर्स वगैरह आपका मैच करना है, सारा चीज आपका उसी तक आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, आपका नेबर बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, आपका एक्सट्रा स्टेट में आ जाता है। यही से आपका क्या है, एक्सचेंज प्रोसेस जो डेटाबेस वगैरह का है ना, वो आपका चालू होता है। एक्सट्रा स्टेट में बेसिकली वो नॉल डीबीडी एक्सचेंज करते हैं। दो ही चीज के लिए आपका नॉल डीबीडी एक्सचेंज किया जाता है। सबसे पहला चीज आपका होता है एमटीयू फील्ड को चेक करने के लिए, एमटीयू सेम है कि नहीं है। दूसरे होता है एक आपका मास्टर स्लेव का इलेक्शन होता है। इसमें बेसिकली आपके 3 फ्लैग भी यूज किए जाते हैं। 3 फ्लैग का मतलब शायद मैंने आपको नहीं बताया, मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ, इनिट फ्लैग मतलब इट्स अ इनिशियलाइजेशन मैसेज। ठीक है, मतलब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ कुछ चीज़ों के लिए, मतलब ये मास्टर स्लेव इलेक्शन वगैरह के लिए मैं इनिशियलाइजेशन, या फिर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का एक्सचेंज के लिए मैं इनिशियलाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मोर डीबीडी मतलब यही है कि मोर का मतलब मेरे पास नेक्स्ट डेटाबेस, ओरिजिनल डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है, ये बस नॉल डीबीडी में आपको एक्सचेंज कर रहा हूँ। इस तरह आप समझ सकते हो। मास्टर स्लेव इलेक्शन आपका ऑन है, मतलब मैं आई एम रेडी फॉर द मास्टर स्लेव इलेक्शन।
और MTU सीक्वेंस नंबर वगैरह जो मैंने आपको बताया वो है आपका। उसके बाद ये क्या करते हैं, नॉल डीबीडी एक बार आपका एक्सचेंज हो गया, मास्टर स्लैब का इलेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया, तो उसके बाद आपके पास क्या है, आपका एक्सचेंज स्टेट में आपके डिवाइस आ जाते हैं। इसमें एग्जैक्टली जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन आपका होता है वो एक्सचेंज किया जाता है। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका एग्जैक्टली क्या होता है कि मेरे पास कितने डेटाबेसेस अवेलेबल है उनके इन्फॉर्मेशन में अटैच करके आगे भेजूंगा। फिर आपके डिवाइस इसी एक्सचेंज स्टेट में क्या करते हैं, जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं वो अपने डेटाबेस के साथ मैच कराते हैं, और मैच कराने के बाद अगर कोई डेटाबेस इनके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर लोडिंग स्टेट में आने के बाद ये क्या करते हैं, उसके लिए अपने नेबर को क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसे हम बोलते हैं लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज। और रिक्वेस्ट मैसेज जब आपका रिसीव हो जाता है, रिसीव होते ही आपके नेबर क्या करता है, उसके लिए एक अपडेट आपके पास भेज देता है पूरे डेटाबेस के साथ, और आपके पास जब अपडेट आ जाता है आप एक क्या करते हो, एक लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट भी आप भेजते हो कि आपका दिया गया अपडेट मेरे को रिसीव हो गया। फिर उसके बाद ये डिवाइसेस क्या करते हैं, जो डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन आपके पास था उस डेटाबेस को खोल के, पूरे प्योर जो डेटाबेस आपके पास है उसे खोल के नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल में अकॉर्डिंग टू आपका कॉस्ट कैलकुलेशन, मैट्रिक कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, उसके बाद आपका अपडेट करते हैं। क्योंकि आपको पता है आईजीपी के केस में मैंने आपको बताया था, जब तक आपका मैट्रिक कैलकुलेशन सक्सेसफुली नहीं होगा तब तक आपके इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आपका मैट्रिक कैलकुलेशन होता है, उसके बाद आपके इन्फॉर्मेशन जो है राउटिंग टेबल में आ जाता है। फिर आपके डिवाइसेस क्या है, आपका फुल स्टेट में आ जाते हैं। इसका मतलब आपका दोनों के दोनों डिवाइस जो है सक्सेसफुली एडजेसेंट बन गए हैं। इसमें आपको नेबरशिप का दो ट्रबल शूटिंग आपके मेथड मिलते हैं, प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलते हैं। एक होता है इनिट स्टेट में आपका डिवाइस स्टक हो जाता है। इनिट स्टेट में स्टॉक होने का मतलब आपका यही है कि आपका जो हेलो मैसेज आपने एक्सचेंज किया है, नेबर की तरफ से आपको हेलो मैसेज मिला है, लेकिन आपका हेलो मैसेज आपका नेबर की तरफ रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा मैसेज कोई आपको रिसीव नहीं हुआ है, सिर्फ हेलो मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, इनिट स्टेट में स्टक कर रहे हो। दूसरे एक आपका होता है एक्सट्रा स्टेट में, आपका अगर MTU मिसमैच हो गया तो उस केस में आपका नेबरशिप एक्स्ट्रा स्टेट में आ जाता है। तो इस केस में और एक चीज आपके पास होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा स्टेट में आपका MTU चेक किया जाता है ना, एक बार आपका MTU वैल्यू सेम है और फुल स्टेट तक आपका आ गया, मतलब आपका नेबरशिप सक्सेसफुली बन गया, उसके बाद अगर आप MTU का वैल्यू चेंज कर लेते हो ना इंटरफेस में, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपका नेबर डाउन नहीं जाता है, फिर से अप नहीं आता है ना, तब तक आपका ये सारे जो स्टेट होता है और आपका प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस आपका फिर से चालू नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप MTU का वैल्यू चेक कर लोगे तो उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर MTU का वैल्यू चेंज कर लिया, उसके बाद आपका फिर से आपका नेबर रिफ्रेश हो गया, या फिर आपने शट डाउन करके पोर्ट को शट डाउन कर लिया, या ऐसा कुछ कर लिया, उसके बाद फिर से जब ये स्टेट फिर से आपका जो इंटरफेस है ना, एक बाय एक ये स्टेट से जब फिर गुजरेगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेट में आपका स्टॉक हो जाएगा। और आप चाहो तो एक कमांड भी इसके लिए होता है, मैं वो कमांड एक्चुअली भूल रहा हूँ, आप MTU को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो जो MTU चेकअप आपका होता है ना एक्स्ट्रा स्टेट में, उसे भी आप स्किप कर सकते हो। उसके लिए कमांड एक होता है, मैं अगर मेरे को मिला तो मैं आपको बता दूंगा, मैं एक्चुअली वो कमांड भूल रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका OSPF में नेबरशिप के लिए आपका जो भी आपका चीज़ें होता है, इसमें बेसिकली मैंने पूरा आपको बताया कि मैसेजेस क्या क्या होते हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास मैंने आपको पूरा क्या बताया कि आपके जो स्टेट्स होते हैं, कौन से स्टेट में आपका एग्जैक्टली क्या काम होता है। इसमें अगर कोई डाउट या फिर कन्फ्यूजन हो अभी आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है या फिर कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम थोड़ा क्या करते हैं, OSPF के डेटाबेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके जो OSPF में आपके पास डेटाबेस होते हैं, तो ये CCNA वाले क्लास में मैं आपको डेटाबेस आपका जो होता है ना, डेटाबेस को बेसिकली यहाँ पे आपका LSA बोला जाता है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास बहुत सारे LSA आपके पास, शायद LSA 11 तक आपके पास होते हैं। तो मैं आपको LSA 1, LSA 2, LSA 3, 4, 5 तक मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा, अगर मैं स्टॉप एरिया, NSS एरिया के बारे में अगर आपको मैं बताता हूँ, तो उस केस में LSA 7 के बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन LSA 6 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा यूज नहीं होता है। ठीक है, हमारा केस में यूज नहीं होता है, वो कुछ दूसरे चीज़ के लिए होता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और बाकी LSA के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 5 तक आपके लिए काफ़ी है, हालांकि CCNA में आपको 3 तक ही पढ़ाते हैं, तो मैं आपको 5 तक बता दूंगा। उसके बाद हो सके तो मैं 7 को आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आज क्या करते हैं, हम LSA 1 के बारे में बात करते हैं, या फिर डेटाबेस टाइप 1 आप बोल सकते हो, जिसके नाम आपका होता है राउटर LSA, या फिर राउटर डेटाबेस आप मान सकते हो। ये जो अभी तक मैं आपको बार बार बता रहा था ना कि आपके डिवाइसेस क्या करते हैं,
जो भी उनके पास कनेक्टेड नेटवर्क है जिसको आपने OSPF में एडवर्टाइज कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन को अटैच करके एक डेटाबेस के अंदर वो स्टोर करते हैं। उसी डेटाबेस को बेसिकली आप क्या बोलते हो, डेटाबेस टाइप 1। ठीक है, तो इस टाइप 1 के केस में आपका ये राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और ये आपका राउटर 4 हो गया। इसके पास मान लो आपका XY करके कोई नेटवर्क कनेक्ट था। ठीक है, ये अपना डेटाबेस बनाएगा, जैसे इसका नाम मैं 1 बना देता हूँ। ये 1 नंबर का डेटाबेस बनेगा, उसके अंदर जो भी इसका कनेक्टेड नेटवर्क है पूरे 3 इंटरफेस को ये डाल देगा उसके अंदर। हाँ, जिस इंटरफेस को आपने OSPF में एनाबल करके रखा है उसी के इन्फॉर्मेशन ही डालेगा। R2 अपने ये 2 इन्फॉर्मेशन को डालेगा। R3 क्या करेगा, अपने ये 2 नेटवर्क जो इसके साथ कनेक्ट है इसके इन्फॉर्मेशन को डालेगा। और R4 क्या करेगा, अपना जो भी इंटरफेस है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन डालेगा। आपके नेटवर्क में या फिर आपके ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आपके पास जितने डिवाइसेस है, सारे डिवाइस आपके एक LSA1 जनरेट करते हैं, जिसे हम राउटर LSA बोलते हैं। तो एक नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे अगर आपके नेटवर्क में 4 डिवाइस है, तो ये नेटवर्क के लिए आपका टोटल जो आपका राउटर LSA है ना, या फिर LSA1 है, ये आपका 4 जनरेट होंगे। हर एक डिवाइस आपका एक एक क्या करेंगे, राउटर LSA जनरेट कराएंगे। तो राउटर 1 के इस राउटर LSA या फिर LSA1 के अंदर ये कौन कौन से इंफॉर्मेशन को अटैच कराते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपका होता है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। इसके इंफॉर्मेशन अटैच कराते हैं। और एक केस में आपका होता है जब आप सीरियल लिंक यूज करते हो, तो उस केस में सीरियल लिंक में आपका क्या है, ये क्या करता है, नेबर का जो राउटर आईडी होता है ना, उसके इंफॉर्मेशन भी ये क्या करता है, स्टोर कराता है उसके अंदर। ठीक है, नहीं तो जनरली अगर आप देखोगे तो आपके केस में क्या होता है, ये डायरेक्टली जितना आपके पास नेटवर्क कनेक्ट है उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन ये डेटाबेस टाइप 1 के अंदर या फिर LSA1 के अंदर स्टोर करते हैं। और आपके जैसे मैंने आपको बताया था एक्सचेंज स्टेट में आपका क्या, सॉरी आपका, हाँ एक्सचेंज स्टेट में आपका क्या है, ये डेटाबेस आपका एक्सचेंज किया जाता है। तो ये आपका यहाँ तक जब आ जाएगा तो इसके पास 1 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये जब इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो 1 2 और 3 ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके पास हो जाएगी। इसके पास भी 1 2 3 4 सबके पास आपका क्या होता है, जो आपका एक्सचेंज स्टेट कंप्लीट होते ही ना, सारे डिवाइसेस के पास आपका क्या है, मतलब पूरे डेटाबेस के इन्फॉर्मेशन, जितने भी आपके पास डिवाइस है सबका डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन हर एक डिवाइस के पास बन जाता है। ताकि इसीलिए आपका बोला जाता है कि OSPF में आपका बेसिकली क्या है, आपके पास जो नेटवर्क होते हैं ना राउटिंग टेबल में, उनके पूरे प्योर टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है। जैसे R4 के पास है ना, ये X और Y नेटवर्क यहाँ से डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, इस डेटाबेस के अंदर पड़ा है। R4 जब ये डेटाबेस को खोलेगा उसके अंदर उसे X एंड Y नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो अभी R4 को पता चलेगा कि एक राउटर है जिसका राउटर आईडी 1.1.1.1 है, उसी के पास X और Y नेटवर्क जो है ना आपका, ये आपका कनेक्टेड है उसी के साथ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके पास मिलेगा। और कोई छोटा मोटा चीज है क्या आज पढ़ने के लिए? ठीक है, इसका थोड़ा वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, मैं भूल गया था। वैसे LSA2 के बारे में पढ़ने के लिए ना, वहाँ पे एक DRBDR इलेक्शन है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा आपके लिए, तो उसके लिए थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट आएगा, शायद एक क्लास उसके लिए पूरा लग जाएगा, तो वो नेक्स्ट वाले क्लास में हम देखेंगे। तो आज थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। OSPF में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, थोड़ा याद रखने की ज़रूरत होता है। ईजी होता है सारे चीज़, लेकिन आप भूल जाते हो थोड़ा। ठीक है, मैं 2 ही डिवाइस लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं एक नेटवर्क ले लेता हूँ, 5 का नेटवर्क ले लेता हूँ। OSPF में वहाँ पे 1 चला लेता हूँ और मैं सारे नेटवर्क को यहाँ पे एडवर्टाइज कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क कमांड के साथ। तो नेटवर्क कमांड में सारे नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए आपके पास वाइल्ड कार्ड मास्क आपका ये आ जाएगा।
अच्छा ठीक है, एक का लाइन प्रोटोकॉल ऑफ नहीं है इसलिए ये बता रहा है। तो शो आईपी ओएसपीएफ इसमें पूरे वेरिफिकेशन के लिए भी कमांड आपका नहीं चल रहा है। फास्ट इथरनेट 0/0। अच्छा ये लाइन प्रोटोकॉल ऑफ नहीं है इसलिए आपका नहीं बता रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ हम एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका नेबरशिप ऑफ आ गया। इसे वेरीफाई करने के लिए नेबरशिप के लिए जो स्टेट मैंने आपको बताया था ना, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये स्टेट आपका एक्सट्रैक्ट बता रहा है, थोड़ी देर के बाद ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एमटीयू का वेरिफिकेशन वगैरह आपका होता है इसमें आपका 40 सेकंड का टाइम वगैरह लेता है, तो उसके लिए ये आपका एक्सट्रैक्ट में है। तो थोड़ी देर के बाद ये आपका फुल में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फुल स्टेट में आ गया। तो आपके जो एक्सट्रैक्ट स्टेट में ये था ना, तो उसमें आपका मास्टर स्लेव का इलेक्शन वगैरह आपका जो था वो आपका हो रहा था, उसके साथ साथ आपका जो एमटीयू वगैरह जो चेकिंग वगैरह प्रोसेस होता था, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो होता है आपका, पहले वहाँ पे स्टॉक होता है, फिर उसके बाद आपका फुल स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे वो वाला काम करेगा कि नहीं मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये आपका नेबरशिप एक बार बन गया ना, फिर उसके बाद आप ये वेरीफाई कर सकते हो, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अरे ये पूरा नेबरशिप हटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मैसेज से आप देख सकते हो, जब आपने पोर्ट को शट डाउन कर दिया ना, तो ये फुल से डायरेक्टली उसे डाउन स्टेट में ले आया, जो पहले वाला स्टेट आपका था उसमें ले आया। और बाकी स्टेट जो आपके पास डाउन के बाद इनिट 2A एक्सट्रैक्ट एक्सचेंज लोडिंग फुल, ये सारे जो स्टेट आपके पास होता है ना, वो आपका क्या है, वो मतलब कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड में वो आपका कन्वर्ज हो जाते हैं, इसलिए आपको वो स्टेट देखने को नहीं मिलता है, आपको एक्सट्रैक्ट स्टेट देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर आपका इनिट स्टेट में स्टॉक हुआ है तो उस केस में आपको इनिट देखने को मिलता है, नहीं तो आपको फुल स्टेट और डाउन स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, और ओएसपीएफ का जो मैंने आपको डेटाबेस बताया ना, उस डेटाबेस को एक बार नेबरशिप ऑफ आ जाए, उसके बाद हम डेटाबेस के बारे में भी चेक करेंगे। ठीक है, आपको कभी कभी इनिट स्टेट भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत आपका, अरे ये सारे स्टेट दिखा रहा है, स्लो हो रहा है थोड़ा, इसलिए आपको दिख गया, नहीं तो नहीं दिखता है। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डेटाबेस चेक करने के लिए शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये कमांड आपके पास होता है। ठीक है, ये जो कमांड है, इस कमांड को चला के आप क्या कर सकते हो, ओएसपीएफ डेटाबेस को चेक कर सकते हो। तो ये बता रहा है कि आपके राउटर का जो राउटर आईडी है ना, ओएसपीएफ विथ राउटर आईडी, आपके जिस राउटर के ऊपर आप चेक करें उसका राउटर आईडी ये है। आपने उसी लोकल राउटर पे प्रोसेस आईडी आपने 1 चला के रखा है, और एरिया 0 के लिए ये राउटर लिंक स्टेट आपको बता रहा है, यही आपका होता है डेटाबेस 1 के इन्फॉर्मेशन। इतना ही इन्फॉर्मेशन आपका डेटाबेस 1 का होता है। ठीक है, डेटाबेस 1 का मतलब आपका ये, आप देखो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है ना, लिंक आईडी, इसमें डेटाबेस का नाम बता रहा है। ये आपका एक तरह का डेटाबेस डिस्क्रिप्शन आप समझ सकते हो, जिसके अंदर आपका जो ये लिंक आईडी है, ये एक डेटाबेस का नाम है, ये एक डेटाबेस का नाम है। मतलब 2 राउटर यहाँ पे है, इसलिए इसके पास 2 डेटाबेस अवेलेबल है। और कौन सा वाला राउटर एडवर्टाइज कर रहा है, उसकी जो आपका राउटर आईडी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको ये बता रहा है, और ये आपका एजिंग टाइमर आपका चल रहा है। उसके साथ साथ आपका ये सीक्वेंस नंबर है, मैंने आपको बताया था ना जो मास्टर स्लैब के लिए आपका, नहीं ये सीक्वेंस नंबर आपका वो वाला सीक्वेंस नंबर नहीं है,
ये आपका एक्चुअली 32 बिट वाला सीक्वेंस नंबर है। ये बेसिकली हम ये OSPF में आपका लूप अवॉइड के लिए होता है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलग सा आपका एक सीक्वेंस नंबर है। और चेकसम आपको पता है, जैसे IP हेडर वगैरह में आपका चेकसम होता है ना, कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपका मिस हो गया या कुछ हो गया तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपका चेकसम होता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी आपका चेकसम होता है। और ये लिंक काउंट आपको बता रहा है कितना लिंक आपको रिसीव हुआ है, किस डेटाबेस के अंदर आपको कितना नेटवर्क है टोटल। तो ये 5.1 के ऊपर हमने एक लूप बैक बनाया था और एक फिजिकल इंटरफेस है, इसलिए ये आपको बता रहा है 2। 12.2 जो है ना आपके पास, ये दूसरे राउटर के पास कोई हमने दूसरा इंटरफेस नहीं बनाया, इसलिए इसने लिंक टोटल काउंट आपका 1 बता रहा है। और अगर आप कोई डेटाबेस को पूरे खोल के देखना चाहते हो, ये आपका डेटाबेस का नाम हो गया एक डेटाबेस का, ये दूसरे का हो गया, इसे अगर आप खोल के पूरा देखना चाहते हो तो आपको मैंने बताया कि आपका LSA1 राउटर LSA आपका बोला जाता है, तो इसलिए आप एक काम कर सकते हो, शो IP OSPF डेटाबेस राउटर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अच्छा ये खुद का डेटाबेस चेक करने के लिए आप उसके बाद भी आप डाल सकते हो, IP एड्रेस आप डाल के भी चेक कर सकते हो। ये खुद का डेटाबेस, आपके खुद के जो डिवाइस है ना उसके डेटाबेस चेक करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे चेक नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, IP यहाँ पे मांग रहा है ना, अरे ठीक है, ये आपका पैकेट ट्रेसर है इसलिए आपको नहीं बता रहा है, लेकिन आपका होता है, मतलब आपको दिख जाता है उस डायरेक्टली वो जो डेटाबेस का नाम है ना IP एड्रेस और राउटर ID आप डाल के डायरेक्ट चेक कर सकते हो उसके अंदर आपको कौन कौन सा नेटवर्क रिसीव हुआ है। तो ये आपको बेसिकली बता रहा है, ये जो डेटाबेस को अगर आप इस खुद की इस डिवाइस के डेटाबेस को अगर मैं चेक करता हूँ तो LS एज आपके पास 149 है, इसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में। तो ये आपका राउटर लिंक बता रहा है LSA टाइप, उसके बाद राउटर LSA मतलब LSA1 आप चेक करें उसके बारे में ये बात बता रहा है। और लिंक स्टेट ID मतलब आपका जो राउटर ID है वो उसी के बारे में बता रहा है, और इसी डेटाबेस को ये खुद एडवर्टाइज कर रहा है, तो इसलिए ये खुद का जो आपका राउटर ID है उसी को बता रहा है। और ये जो सीक्वेंस नंबर वहाँ पे हम देखे थे वही वाला है, और ये चेकसम वैल्यू है, और ये टोटल लेंथ आपका बता रहा है कितना लेंथ है, इसका साइज टोटल कितना है, और इसमें कितना लिंक है, ठीक है। इसको आप छोड़ो, इसके बाद आप ये इन्फॉर्मेशन देख लो, ये आपका एक बता रहा है आपका जो है ना 5.0.0.1, ये एक स्टॉप नेटवर्क आपको बता रहा है। स्टॉप नेटवर्क मतलब आपने एक जो आपके पास लूप बैक नेटवर्क है ना उसके इन्फॉर्मेशन का आपने रखा है, इसलिए ये क्या बता रहा है, आपका एक स्टॉप नेटवर्क करके आपको बता रहा है। तो इसमें इसका जब आपका मैंने आपको बताया था ना OSPF में आपका क्या होता है, आपके जो डेटाबेस के अंदर ना पूरे आपका जो है सबनेट मास्क भी आपका एक्सचेंज किया जाते हैं, सॉरी लूप बैक का जो आपका नेटवर्क टाइप होता है ना वो आपका लूप बैक होता है, और उसका जो पूरा सबनेट मास्क जो है वो आपका /32, यहाँ पे भी हमने /32 शायद कॉन्फ़िगर किया है, तो ये पूरे /32 वैसे भी आपका लूप बैक की इन्फॉर्मेशन जो है आपका सबनेट मास्क /32 के साथ ये एक्सचेंज किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी इसने सेम चीज़ किया है। और दूसरी लिंक यहाँ पे कनेक्टेड है 12 वाला नेटवर्क के साथ, जो लिंक का इसका खुद का एड्रेस क्या है ये बता रहा है, और इसके लिए डेजिग्नेटेड राउटर कौन है उसका IP एड्रेस ये बता रहा है, जो कि LSA2 के टाइम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे DRBDR इलेक्शन के बाद, ये उसके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। और इसके बाद ये टाइप ऑफ सर्विस के कुछ आपके इन्फॉर्मेशन बता रहा है, और ये मैट्रिक वैल्यू आपको बता रहा है, जो कि आपका फास्ट इथरनेट लिंक है इसलिए आपका मैट्रिक वैल्यू जो है कॉस्ट आपका 1 है इसलिए 1 दिखा रहा है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास पे हम देखेंगे, ठीक है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है। और नेक्स्ट वाले क्लास में मैं एक काम करूँगा, ये डेटाबेस के इन्फॉर्मेशन आपको प्योर दिखाने के लिए मैं एक लैब बनाऊंगा ईव के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा आपको डेटाबेस जो है ना प्योर, मतलब एक ही राउटर के ऊपर बैठ के आप किसी भी राउटर से जो डेटाबेस आपको रिसीव हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इतने में अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो।